आज हम बात करेंगे यूपीएससी की जर्नी में 99% जो कैंडिडेट हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो 1% हैं और 99% नॉन सीरियस कैंडिडेट जो जब से तैयारी स्टार्ट करते हैं तब से गलती करनी स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वो गलती करते रहते हैं। वो कौन सी गलती है? सबसे पहली मिस्टेक जो है वो 99% लोग करते हैं, वो मिस्टेक क्या है? तो इसमें मिस्टेक ये है कि वो एनसीईआरटी को जिस ढंग से पढ़ने चाहिए, एनसीईआरटी जो टॉपर्स जिस ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ते हैं उस ढंग से एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं। वो कौन सा तरीका है वो आप बता देते हैं जस्ट एक मिनट में आपको। तो पहली चीज़ क्या है, देखिए, जो पहली गलती करते हैं वो ये है कि वो मार्केट जाएंगे या फिर ऑर्डर करेंगे, सारी एनसीईआरटी एक बार में मंगा लेंगे। करीब 30 से 35 एनसीईआरटी का ऑर्डर कर देंगे, एक बार में ही वो आ जाती हैं। अब उनको लेकर बैठे रहते हैं वो। अब कहाँ से स्टार्ट करना, क्या करना है, फिर वो यूट्यूब का सहारा लेते हैं। अब यूट्यूब पे जो आज के टाइम में 90% कंटेंट जो है यूट्यूब पर वो इस तरीके से परोसा जा रहा है, वो आप पता नहीं लगा सकते कि क्या बात सही है क्या बात गलत है, कौन किससे इन्फ्लुएंस है, कौन सा टॉपर किस कोचिंग से इन्फ्लुएंस है, कहाँ से किसको कितना पैसा मिल रहा है, या किसको साइट से कुछ लालच दिया जा रहा है बोलने के लिए। अभी आप देखते होगे ना न्यूज़पेपर में, कोई भी न्यूज़पेपर में आप देखते होगे, कोई भी अगर यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो स्टार्टिंग के टॉप 100 के एक जो बड़ा रेप्यूटेड कोचिंग वो भी लिखता है उन्हें कि मेरे यहाँ से इनका सिलेक्शन हुआ है, जो छोटा है कोचिंग वो भी लिखता है उन्हें, और 2-4 जो है जो बीच की कोचिंग है वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा देकर उनका जो है नाम अपने एडवर्टाइजमेंट में डालते हैं। कोई क्लेम करने वाला नहीं है कोई कैंडिडेट कहाँ से था, या फिर अपनी सेल्फ स्टडी से, लेकिन वहाँ पे लालच में इंसान बोल भी जाता है कि हाँ मैंने जो है ये फला कोचिंग से ये नोट्स लिया था, फला से ये लिया था, तो उसे कोई तकलीफ भी नहीं होती और पैसा मिल जाता है उसे। तो ये तो है यूट्यूब की एक सच्चाई। अब दूसरी साइड में अब स्ट्रेटजी सुनिए ज़रा ध्यान से। तो फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और अच्छी चीज़ों को जो है शेयर करें, जिससे कि आने वाले टाइम में बच्चे जो है इस एक ट्रैप में ना फंसें। तो मैं बताता हूँ, पहले आपको ज्योग्राफी से स्टार्ट करता हूँ मैं। ज्योग्राफी में होता क्या है कि यूट्यूब पे टॉपर्स बोल के निकल जाते हैं कि आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो। एक लाइन टैग लाइन है ये कि मैंने तो 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ी थी। अब इसी एक ट्रैप में आके, इस ट्रैप में आके जो है अब बच्चा फंस गया। अब वो करना क्या, मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ूँ ये चीज़ अलग देखेगा यूट्यूब पर डालकर, कैसे एनसीईआरटी को अंडरलाइन करूँ वो चीज़ अलग देखेगा। तो देखिए, क्लियर है कि पहले बात आपके पास में ये मकसद ये क्लियर होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी किस लिए पढ़नी है। एक तो ये कि आपको सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, जो ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। दूसरा ये कि आपको किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। सपोज़ करो डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो गया, या फिर पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम हो गया, या फिर और कोई भी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, छोटे मोटे एग्ज़ाम हो गए जिसके लिए भी आप अपना बेस क्लियर करना चाहते हैं, टीचर्स वगैरह के एग्ज़ाम हो गए, उनके लिए एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका अलग है। और यूपीएससी और पीसीएस के लिए, ये स्टेट पीसीएस के लिए एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका अलग है। ये आप पहले क्लियर अपने माइंड में डाल लो। वो कैसे, वो मैं बताऊँ आपको कैसे होता है। जब आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप कॉन्सेप्चुअल से ज़्यादा आप फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं देखेंगे उसमें कि मुझे इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है इसका, मुझे कंक्लूज़न कहाँ से निकालना है इसका, मुझे कोई डायग्राम यूज़ करना कि नहीं करना है, मुझे कोई फ्लो चार्ट निकालना है नहीं निकालना है एनसीईआरटी से, है ना। और जब आप यूपीएससी या पीसीएस के लिए पढ़ते हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान देते हैं कि मैं कोई बेहतरीन सा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन यहाँ से अपना कॉपी करके पेस्ट अपने नोट्स में कर लूँ। मुझे कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट या कोई मैप बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं उस मैप को, डायग्राम को, फ्लो चार्ट को निकाल के मैं अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में किस तरीके से पेस्ट कर लूँ उसे। तीसरा, वहाँ पे मुझे कंक्लूजन या निष्कर्ष कौन सा बेहतरीन लग रहा है जिसे मैं अपने नोट्स में ऐड कर लूँ। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। लोग क्या काम करते हैं, वो एक बार तो उनका 12th ग्रेजुएशन हो चुका है, दूसरी बार में वो करते हैं कि सारी बुक्स लेकर
6 क्लास की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, 11th की और आपके 12th की, ये 11th की, ये दोनों 12th की बुक्स। तो अब उन्हें इस पैटर्न में पढ़ते हैं, जैसे कि वो ये जो है ये पैटर्न उनका, ये वाला ये पैटर्न रहता है उनका, ये पैटर्न है। इस पैटर्न में जो है एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो। अब इस पैटर्न की देखो दिक्कत क्या है, ये आपका जो है बेसिक ज्योग्राफी है, जिसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं। और ये एक बुक इन्वायरमेंट की है, इसे हम फिजिकल ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं। ये 8th क्लास की जो बुक है, ये आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो इसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी में रखते हैं एज ए सिलेबस के हिसाब से, या फिर हम इसे रखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पॉइंट में सिलेबस में जो है। अब फिर 9th क्लास की जो बुक है, ये इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। फिर 10th क्लास की बुक रिसोर्सेज वगैरह के बारे में मेंशन किया हुआ है, इसमें एग्रीकल्चर के बारे में मेंशन किया हुआ है। फिर ये 11th क्लास की बुक, फिर ये देखिए इंडियन फिजिकल एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है। ये फिर ये तीनों बुक्स जो हैं, ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक्स है, इसे फिजिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं। और ये दोनों बुक्स जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल्स एंड ये बुक्स है, दोनों ये ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स हैं। अब यूपीएससी की सिलेबस में जब आपने देखा होगा, यूपीएससी की सिलेबस में क्लियरली चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि आपके फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखो जो टॉपर्स की रणनीति होती है वो क्या काम करते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। वो जब 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, 6 की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, उसके जस्ट बाद 7th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। 7th की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कभी भी वो 8th की एनसीईआरटी को टच नहीं करते हैं, या फिर वो 10th की एनसीईआरटी को टच नहीं करते हैं। तो पहले आपने 6 क्लास से स्टार्ट किया, 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी ज्योग्राफी में। उसके बाद में आप चाहे तो एनवायरनमेंट की ये 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 7th की आपको 7th के जस्ट बाद 8th को स्किप करके आपको 9th की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये फिजिकल ज्योग्राफी है। आपको जब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना कि कौन सा पार्ट फिजिकल ज्योग्राफी का है, कौन सा ह्यूमन ज्योग्राफी का, कौन सा वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तब यकीन मानिए आपको पढ़ने बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि आप घिचपिच कर लेते हो, वही जो आपको परोसा गया यूट्यूब पर उसी के सारे आप चलते रहते हो और अपने माइंड में ये घिचपिच करके फिर सारे कंसेप्ट भूल जाते हो और सारा दिमाग से कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेते हो इधर उधर से। फिर 9th के बाद में आपको 10th की स्किप करनी है, फिर 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है। 11th की एनसीईआरटी ये इंडियन फिजिकल एंड एनवायरमेंटल, ये एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। ये क्लियर है? आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 6 भी स्किप कर सकते हैं। 7th 9th और 11th की ये एनसीईआरटी, ये तीनों एनसीईआरटी आपको साथ पढ़नी है। और दूसरी साइड में जब आप 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें, तो 8th क्लास की एनसीईआरटी के साथ में आपको 8th क्लास की पढ़नी है, 8th क्लास की पढ़नी है, फिर आपको 10th क्लास की पढ़नी है, फिर आपको 8th की, 10th की और ये फिर 12th की, ये दोनों बुक्स पढ़नी है। वो ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, ये इंडियन पीपल एंड ये बुक्स जो है ये पढ़नी है आपको, ये दोनों बुक्स लास्ट वाली। तो 8th की, 10th की और ये 12th की। अब इसमें अब ये ध्यान रहे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, अब आपको इसके साथ साथ में आपको सिलेबस रखना है और अपना टिक करते हुए चलना कि कौन सा पार्ट मैंने कहाँ से पढ़ा है, और मुझे इसके बाहर भी कौन कौन से टॉपिक और हैं जो इसके बाहर मुझे और पढ़ने चाहिए प्री के लिए और मेंस के लिए। चाहे उसके लिए आप गूगल का सहारा लें उन टॉपिक्स का, या फिर आप किसी रेफरेंस बुक का सहारा लें। रेफरेंस बुक मार्केट में बहुत सारी हैं, जैसे कि आप सविंदर सिंह की हो गई फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, माजिद हुसैन की हो गई इंडियन ज्योग्राफी के लिए, खुल्लर की हो गई, काफ़ी अच्छी बुक्स है, तो ये आप पढ़ सकते हो। बाकी आपको इसके साथ में फिर एटलस भी साथ लेके चलना है। आपको आप ये नहीं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ना तो मुझे
एटलस से भी कोई मतलब नहीं है। आपको एटलस, सिलेबस और PYQ, 3 चीज़ें आपको ये पढ़ते हुए साथ रखनी है। नंबर 1 सिलेबस आपको साथ रखना है, नंबर 2 इसका PYQ साथ रखना है आपको। जिस भी आप एग्ज़ाम को पढ़ रहे हैं, जो सा भी आप एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ ये UPSC PCS DSSB का हो गया, PGT हो, TGT हो, टीचर्स का एग्ज़ाम हो, या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, आपको पहला काम रखना सिलेबस साथ रखना है। हमें इस बुक से कितना सीखना है और हमें कितना जो है इसमें से टच नहीं करना है। हमें PYQ साथ रखना, उसका किस टाइप के कब कब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये 2 चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ जो है, आपको सिलेबस हो गया, PYQ हो गया इसमें ज्योग्राफी में, और आपको एटलस साथ रखना है। आपको एटलस, ये 3 चीज़ें आपको साथ रखनी है, बीच बीच में इनका सहारा लेना है। और यूट्यूब पर 10 रणनीतियों से बचना है आपको। 10 टाइप की रणनीति बताएंगे लोग, लेकिन ये एक बार मेरे हिसाब से आप इसे अप्लाई करके देखें, इस रणनीति को, बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है रणनीति आपके लिए। इसी तरीके से जैसे मैंने ज्योग्राफी की बताई, उसी तरीके से हिस्ट्री का भी है। हिस्ट्री में देखो, बोल देते यूट्यूब पर कि भाई आपको जो है 6 से 12 तक की हिस्ट्री पढ़नी है। अब मेरे भी कुछ जो दोस्त हैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं UPSC में, PCS में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो निकाले हुए हैं, तो अब उनका भी देखो ये रणनीति थी। तो ये कुछ का बोलते थे कि अगर आपका ऑप्शनल नहीं है हिस्ट्री, तो आप सिर्फ 11th की 12th की ओल्ड NCERT पढ़ के काम चला सकते हैं। ओल्ड NCERT पढ़ के आप जो है काम आपका चल जाएगा। लेकिन अगर किसी का ऑप्शनल है या फिर फ्रेश कैंडिडेट है कोई, अभी उसके पास में टाइम और एज का कोई मसला नहीं है, अटैम्प्ट का कोई मसला नहीं है, तो वो अगर इन्हें स्टार्टिंग से पढ़ ले तो एक बहुत अच्छा उसका जो है बेस डेवलप हो जाएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी उसमें सब्जेक्ट को लेकर। तो अब इसमें भी ये करना है। देखो, जिस तरीके से आवर पास्ट 1 यानी कि हमारे अतीत प्रथम भाग जो है, हमारे अतीत भाग 2nd, और ये इसका एक हमारे अतीत भाग 3rd भी है। तो अब उसमें हमारे अतीत ये है पास्ट 3rd। आप उसमें क्या काम करते हैं, उसके बाद में ये देखो, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की है आपकी, उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री हो गई, ये इंडियन हिस्ट्री होगी, इसके बाद एक और है वर्ल्ड हिस्ट्री की आपको। तो इसमें भी आपको करना है कि हमारे अतीत जब पार्ट 1 पढ़ रहे हैं आप, तो उसके जस्ट बाद में आप या तो पार्ट 2 न पढ़ें। आप जब एक बार में आप प्राचीन भारत को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस में चलोगे तो ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। एक बार प्राचीन भारत आपने अच्छे से पढ़ लिया, चाहे वो ये 6th क्लास की बुक से या 11th क्लास की बुक से, तो 6th क्लास की पढ़ लो फिर 11th की पढ़ लो, क्योंकि जो टॉपिक इसमें देखे हैं वही टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं। बस ये कि थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज़ हो गया है, बाद में क्वेश्चन को पूछने का तरीका बढ़ गया है, समझाने के तरीके में परिवर्तन आ गया है। तो आपको, लेकिन आपको पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, आपको दोबारा 10th 12th नहीं करना, आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। आप प्राचीन भारत पढ़ें, एंशिएंट इंडिया पढ़ें, तो एंशिएंट इंडिया की ही जो नेक्स्ट बुक है वो पढ़ेंगे। और जब मिडिएवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन की जो नेक्स्ट बुक होगी आप उसको पढ़ेंगे फिर। और फिर बाद में आप जो मॉडर्न इंडिया की बुक होगी, जो मॉडर्न इंडिया के हमारे अतीत 3rd है, उसी को आपको जो है बाद में मॉडर्न इंडिया को ही पढ़ना है, फिर उसी को पढ़ना है। जैसे कि ये है इंडियन हिस्ट्री, कब से कब तक की, हमें वो देखना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे तो आप पढ़ रहे हो गांधी जी के बाद का भारत और इधर से स्टार्ट कर दिया आपने हड़प्पा कालीन में क्या क्या होता था, तो वही आपको जो है खिचड़ी बनने वाली है, फिर दिमाग में पता ही नहीं चलेगा आपको कि चल कर है। आप कब आपका 1 से 2 या 3 साल निकल गए NCERT पढ़ते पढ़ते, 1 से 2-3 साल निकल जाते हैं, फिर बाद में बुढ़ापे में समझ में आएगा आपको, हो यहाँ पर तो मुझे ये पढ़नी नहीं थी, इसका तो इतना वेटेज ही नहीं है, ये फिर पढ़नी थी तो मुझे ऐसे पढ़नी थी। तो बाद में गलती रियलाइज़ करने से अच्छा है कि इस वीडियो को 3 बार देख लो आप, आपका टाइम भी बचेगा, टाइम भी बचेंगे, और रिसोर्स भी बचेगा, जो संसाधन आप खर्च करेंगे ना वो भी बचेंगे। ऐसे ही आपको जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने देख लिया कि 9th क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री है, फिर 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो आपको 9th के बाद में फिर सीधे 10th पढ़ लेनी है।
उसके बाद में फिर देखना कि आपको कि वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रीलिम्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं और कब कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। कि एनसीईआरटी पढ़ के काम चल जाएगा, आपको रेफरेंस बुक की भी सारी जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है 1 से 2 क्वेश्चन मेंस में आता तो लोग एनसीईआरटी पढ़ के ही काम चला लेते हैं इससे। फिर आगे देखते हैं। इसी तरीके से आपको जो है ये पॉलिटिकल साइंस में देखिए होता क्या है, अभी तक जो है एक मार्केट में एक बाइबिल है लक्ष्मीकांत के नाम से, तो लोग इससे पढ़ के काम चला लेते हैं लक्ष्मीकांत से। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लक्ष्मीकांत जैसी बुक को, पवित्र बुक को हाथ लगाने से अच्छा है कि पहले आप एनसीईआरटी में जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एट वर्क ये पढ़ लो एक बार, ठीक है, जिससे कि आपका थोड़ा बहुत एक आपको आइडिया रहेगा। जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, वो एनसीईआरटी में नहीं समझाई गई है। वो जैसे डेमोक्रेटिक क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, तो इस टाइप की जो आप टर्मिनोलॉजी से अवेयर हो जाएंगे, फिर आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर आपको लगे कि हाँ मुझे जो है थोड़ा सा और अपना टाइम लगाना है एनसीईआरटी में, फिर आप एनसीईआरटी में जा सकते हैं। जैसे ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड पढ़ सकते हो, फर्स्ट पढ़ सकते हो, थोड़ा सा थर्ड पढ़ सकते हो। तो इसमें भी लेकिन ज़्यादा टाइम यहाँ पे लोग लगाते नहीं हैं, और लगाने का कोई मसला है भी नहीं, क्योंकि जो मेंस में क्वेश्चन का अभी तक ट्रेंड रहा है मेंस में, तो वो करंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में करंट बेस्ड क्वेश्चन सेकंड पेपर में जीएस के रहते हैं। उसमें आपको अगर मैगजीन पढ़ो अच्छे से, आप कोई भी मैगजीन पढ़ो और न्यूज़ पे कमांड रखो और बेसिक आपको क्लियरिटी हो, तो आप यहाँ से मेंस का अच्छे से मार्क्स ले आते हैं। अब और आगे, अब देखिए कुछ लोग जो है क्या काम करते हैं कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी गायब हो गई, मार्केट से शॉर्ट हो गई वो, तो क्या काम करते हैं, बायो के लास्ट के इन्वायरमेंट के लिए 3-4 चैप्टर पढ़ते हैं। तो मैं तो कहूँ कि अभी कल आज अब जो यूपीएससी का ट्रेंड हो गया है, आप इसके कुछ कुछ चैप्टर जरूर पढ़ें। 2 से 3 चैप्टर इसके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट हैं, उन पर उन्हें ध्यान दे सकते हो। बायोलॉजी के आप बुक के 5 से 6 चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि जिस तरीके से आजकल यूपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, तो एक आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी जरूरी है। आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में पड़ गए ऊपर से, जो मार्केट में चल रहा 3 पेज का नोट्स वो पढ़ के चले गए तो आपका काम हो गया, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसमें भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, साइंस में भी एटलीस्ट बेसिक साइंस आपको 9th-10th की साइंस तो पढ़नी ही पड़ेगी। 9th-10th की लेवल की साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी। वहीं पे दूसरा ये कि मैथ में होता क्या है कि कुछ लोगों का जो है, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, अब सीसेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आजकल उनका सीसेट इतना टफ हो गया है कि लास्ट ईयर की रिपोर्ट का डाटा है कि 64% जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे ये जो है सिविल सर्विस में पास हुए हैं। तो अब हिंदी माध्यम के जो मानकी के विषय से अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर गए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल सा हो गया सीसेट अब। तो यहाँ तो यूपीएससी को इसमें थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे कि सबके साथ फेयर कंपटीशन हो सके। या फिर दूसरा, अगर तब तक यूपीएससी ये नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना अच्छे से। तो 6th, 7th, 8th अगर 3 क्लास की आप मैथ की एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका इतना बेस बन जाएगा कि आप यूपीएससी के सीसेट के क्वेश्चनों को करने की हालत में पहुंच जाओगे। जिसका बिल्कुल जीरो है मैथ, जिसका बिल्कुल जीरो है, बहुत घबराता मेन से, मतलब जैसे क्या हमारा पड़ोसी देश हमारे देश से घबराता है, तो हमें जो है ऐसे मजबूत करना अपने आप को, समझिएगा। क्योंकि क्या पूछता क्या करता उससे मतलब नहीं है आपको पीवाईक्यू देखना है और आपको अपने आप को मजबूत करना है। 2 चीज़ें हैं। मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं कि अब इसके नोट्स कैसे बनाएं। तो एक मेरा फ्रेंड था, वो बिहार से बिलोंग करता था, तो वो बोल रहा कि भाई हम जब नोट्स बनाते हैं तो हमारा 70 पेज का जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है, वो हमारा 120 पेज का हो जाता है। तो वो नोट्स नहीं बनाता, वो जो है अपनी एक बुक पब्लिश करना चाह रहा, मुझे लग रहा है। क्योंकि नोट्स का तो मतलब ये है कि आप उसी बुक को आप 15 से 20 पेज में अगर ले आते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। तो उसमें भी मैं ये नहीं कह रहा आप 15 से 20 पेज में आ जाएगी कोई भी बुक 70-80 पेज की, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि आपके काम का क्या। एक तो इंसान वो है जो
नोट्स बनाता तो वो टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को लिखता है। एक ये वो दूसरे टाइप के वो कैटेगरी प्राणी होगी जो सिर्फ वो चीज़ों को नोट करते हैं जो चीज़ वो भूल जाते हैं। तीसरे प्राणी वो हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी से इंट्रोडक्शन निकालते हैं, डायग्राम निकालते हैं, या कोई फ्लो चार्ट हो गया वो निकालते हैं, या फिर मैप हो गया तो मैप निकालते हैं वहाँ से, और कंक्लूज़न निकालते हैं, और कुछ जो है डेटा टाइप का वो निकाल लेते हैं। तो एक ये कैटेगरी जो टॉपर्स की कैटेगरी होती है। तो ये टॉपिक वाइज अपने ये कंटेंट में एडिशन कर लेते हैं यहाँ से निकाल कर। तो इसकी तादाद भारत में बहुत संख्या कम होती जा रही है, ये 1% से भी कम है इसकी तादाद भारत में। जो दूसरे हैं ये तो क्रिटिकल इंडेंसर्ड में आते हैं, क्रिटिकल इंडेंसर्ड है, क्रिटिकल ये है, तो 1% ही इनकी तादाद। तो क्योंकि ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं इसलिए कम टाइम में एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरे प्राणी वो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो वो प्राणी वो 6 से 12 महीने में इन सारी एनसीईआरटी का नोट्स तैयार करेगा। पहले नोट्स में ऐसे तैयार करेगा जैसे कि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ। तो भाई मतलब क्या तुम्हारा पॉइंट क्या, मतलब नोट्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा नोट्स बनाने का, नया बनाने का, तो उससे बचना है। तीसरा, नोट में क्या नोट करना है आपको, क्या छोड़ना है, क्या अंडरलाइन करना है, क्या अंडरलाइन नहीं करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ महारथी जो होते हैं जिनकी आर्ट बहुत अच्छी होती है, वो हर लाइन में अंडरलाइन करते हुए चलता है, हर लाइन में अंडरलाइन मिलेगा उसकी। तो उससे पूछो कि अगर हम तुझे 1000 रुपये डेली की अगर कोई जॉब दिलवा दें मार्केट में, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी है कि पेंटर की एक जॉब भी मिल जाएगी और थोड़ा देश की जीडीपी में भी तेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा थोड़ा सा। तो उस कैटेगरी से बचना। भाई आपको कौन सी लाइन अंडरलाइन करनी है, किस लाइन को आपको प्रीलिम्स के लिए अंडरलाइन करना है, या फिर किस लाइन को आपको मेंस के लिए इस तरीके से कोई साइन देना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब वो पता कैसे चाहिएगा, आप जब PYQ देख लोगे, आप जब सिलेबस देख लोगे, अदरवाइज पहली किस्तों की एनसीईआरटी में आप सिर्फ उसको अंडरलाइन करते हुए रह जाओगे, तो उससे बचना है। और दूसरी चीज़, इसमें ऐसा नहीं करना, कुछ बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। हमारे पास ऐसे भी लोगों की जानकारी है जो मार्केट से ये एनसीईआरटी उठाकर लेकर आएंगे, उस पूरी एनसीईआरटी में कहीं पे भी एक ये पॉइंट तक भी नहीं मिलेगा। ओ भाई ये बता कि इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहा, क्यों, मतलब क्या दिमाग ज़्यादा तेज है कि देखते याद हो गया? नहीं, वो बोलते हैं कि मैं जब इन एनसीईआरटी को बेचूंगा तो पैसा पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। ओ भाई तेरी ज़िंदगी पे लानत है, तू ये शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। तू तो कलंक है देश के लिए, अपने आप के लिए भी कलंक है। जो इस टाइप के कंजूस लोग होते हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कोई कुछ होने वाला है। तो फिर भाई कपड़े में मत पहन, हो सकता है कि मार्केट में दोबारा बेचने पड़ जाए। तो खाना भी मत खा, उसको खाने को भी हो सकता है कि पैसे खर्च होते हैं उसमें। तो ऐसी कैटेगरी भी नहीं बनना है, अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, सिलेक्शन के बाद में बुक को डोनेट कर देना है। उनको अपनी 3 पीढ़ियों के लिए नहीं रखना है। 3 पीढ़ियों के लिए कुछ रख देते हैं कि मेरी आने वाले बच्चे के बच्चे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हो सकता है यूनाइटेड नेशन कमीशन कोई एग्ज़ाम कराने लग जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसकी तैयारी करेंगे, तो मैं उसको संभाल के रखूँगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी बुक से, आपके नोट से किसी को हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने की कोशिश करें, क्योंकि आपको नहीं पता किसी की हालत कैसी है। कोई बंदा एनसीईआरटी खरीद सकता नहीं कर सकता है, कोई मार्केट से बुक परचेज़ कर सकता नहीं कर सकता है। तो आपको ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए ये क्लियर है कि आप जब दूसरों की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। ये तो एकदम फैक्ट है भाई, कि मैंने अपनी लाइफ से खुद देखा है। मैंने अगर कहीं किसी की कोई भी हल्की फुल्की में से मदद की तो मुझे उसका मुझे रिज़ल्ट मिला है भाई। तो ऐसा है कि ऐसे लोगों को ख़ास तौर पे आप मदद किया करें। और किसी को भी ये एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए हर इंसान यहाँ पे कुछ अच्छा करने के लिए आया, वो अपने लिए नहीं तो देश के लिए तो करके जाएगा ही। हो सकता है उसकी पूरी लाइफ में अगर 5 लोगों को भी 10 लोगों को भी फ़ायदा मिले तो उसका देखो कितना अच्छा रहा है कि पूरी ज़िंदगी में उसने
कुछ भी करा लेकिन 10 लोगों को फ़ायदा करके गया हो, तो उसकी ज़िंदगी का मतलब, उसकी ज़िंदगी का कोई पॉइंट है कि नहीं है। तो ऐसे लोगों को भाई मैं ये कहूँगा कि यार कुछ ना करने से तो अच्छा है। तो आप ये ध्यान रहें, तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि भाई किसी को भी ना गलत सलाह ना दें कि ये भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो तुम दूसरों को गलत सलाह दे रहे हो। ये बहुत ही घटिया लोग टाइप एक कंडीशन होती है, तो उस कैटेगरी में वो लोग आते हैं। तो सही सलाह दो, और नहीं पता तो आपको ये बोल दो कि यार मुझे कोई इसके बारे में आइडिया नहीं है, कि आप किसी बेहतर इंसान से इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सब इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको कामयाबी दिलवाती हैं, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी मेरी भाई प्रार्थना है, दुआ है, मेरी विश है कि आपका सबका जल्द से जल्दी सिलेक्शन हो, अच्छी पोस्ट पर जाएं और देश के और प्रदेश के काम आएँ। वो ऐसा नहीं है कि जो एस्पिरेंट सीरीज में दिखाया कि भाई कुछ हम तो चले गए, अब हम देश के काम तो आ रहे हैं, लेकिन कोई गर्व करने वाला नहीं है। भाई एक आदमी भी अगर आप पर गर्व कर रहा है ना, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। वो एटलीस्ट कोई तो है, लेकिन कोई में याद रखे कि आपकी फैमिली वाले तो आप पे करते ही हैं। आपकी फैमिली में आपका भाई हो गया, आपकी सिस्टर हो गई, आपकी मदर हो गई, आपके फादर हो गए, आप किसी के दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, तो वो तो आप पर गर्व करेंगे ही, क्योंकि आपका उनसे कंपटीशन नहीं है। वो आपके एसिड्स हैं। तो उनसे आप जो है किसी भी टाइप से, किसी भी छोटी मोटी बात पे भाई नाराज, झगड़ा वगड़ा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है वो गुस्से में कुछ बोलते हैं, लेकिन वो आपके हित में ही बात करेंगे, कभी आपके हित के खिलाफ नहीं जाएंगे वो। तो वो सारी चीज़ें भी हैं जो मैटर करती हैं। तो अब ये मैंने आपको इतना बताया, तो अब आपका ये काम बनता है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई बेल का आइकन वाइकन तो कुछ मसला कुछ बन रहा तो कर दें, बाकी तो भाई ठीक है। तैयारी करें अच्छे से, टेंशन न लें, नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से भी दूर रहें जब तक सिलेक्शन नहीं होता। ओके, धन्यवाद।